मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे आपका जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर हुआ था। आज हम उन सभी पेपर्स को धीरे धीरे अपनी पूरी वीडियोस के अंदर कवर कर देंगे। आज हम सबसे पहले आपके लिए पेपर लेके आए हैं। आपका ऊपर आपको डेट शो करिए किस डेट का ये पेपर है, और ग्रेजुएशन लेवल का ये पेपर है जिसके अंदर हम आपको जनरल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चंस आपके आए थे एग्ज़ाम में, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप नहीं ज्वाइन हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था, द मुस्लिम लीग अनाउंस्ड डैश 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्शन डे था क्या। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा अनाउंस किया गया था। किसने अनाउंस किया था? ये अनाउंस किया था आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको अनाउंस किया था। और बहुत ही आपकी इंडिपेंडेंस के लिए डे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही लाल अक्षरों से लिखा गया था, क्योंकि इस दिन बंगाल आपका पूरा लाल हो चुका था। तो इसके बारे में अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, डायरेक्ट एक्शन डे आखिर था क्या, क्योंकि बहुत डीप टॉपिक है ये, इसको 2 लाइनों में नहीं बताया जा सकता। तो 16 अगस्त 1946 को आपका डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। जो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको अनाउंस किया था। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो। अगर आपको इसके बारे में डीप जानना है कि डायरेक्ट एक्शन डे है क्या, क्योंकि बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये, और इसको अगर समझाने में अगर हम चले चले गए तो इसको समझाने समझाने के अंदर आपका आधा घंटा निकल जाएगा। तो इतना इस वीडियो के अंदर समझाना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे। अगर आप बोलोगे आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो हम बना के आपके लिए डाल देंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED विच अडोप्टेड एजेंडा 21 वॉज हेल्ड एट। जो एजेंडा 21 आपका अडोप्ट किया गया था UNCED के द्वारा, उसकी बैठक है वो कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ये बैठक थी ये हुई थी आपकी ब्राज़ील के अंदर, और ब्राज़ील का भी एक शहर था जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। वहाँ पे इस बैठक का गठन किया गया था जिसके अंदर आपका एजेंडा 21 को अडोप्ट किया गया था। एजेंडा 21 मेनली आपका इन्वायरमेंट के ऊपर ही था, कि इन्वायरमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी कैसे लेके आएँ, और कुछ विवादों में भी रहा था आपका एजेंडा 21, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी बोली गई थी कि पॉपुलेशन को कम करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स उन्होंने बोले थे, जिसकी वजह से ये विवादों में आ चुका था। उसके बाद बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इनमें से कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, स्वदेश दर्शन आपकी लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। और स्वदेश दर्शन के अंदर आपका था क्या? स्वदेश दर्शन के अंदर था कि आपके जितने भी गंगा नदी के किनारे जितने भी आपके छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पे छोटे छोटे आपके बोल सकते गेस्ट हाउस बनाए जाएं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ वहाँ पे बनाई जाए, जिससे टूरिज़्म प्रमोट हो, और जो टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं उनको ईजी रहे रहने के लिए, स्टे करने के लिए, इसलिए आपका किया गया था स्वदेश दर्शन लॉन्च। उसके बाद बात करते हैं हरिदे स्कीम। हरिदे स्कीम क्या थी? हरिदे स्कीम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था। इसके अंदर आपका था क्या? ये थी आपकी नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एजु ऑगमेंटेशन योजना। जितनी भी आपकी हेरिटेज जगह हैं उन चीज़ों को संरक्षित करने के लिए आपकी हरिदे स्कीम को लॉन्च किया गया था। और जो आपकी अमृत स्कीम थी, अमृत स्कीम की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अटल मिशन फॉर रिजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जितना भी आपका सीवेज के कनेक्शंस थे या फिर घर घर तक पानी पहुंचाने की जो बातें थी, वो सभी आपकी रखी गई थी अमृत स्कीम के अंदर। तो ये भी स्कीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, हो सकता है आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको अमृत स्कीम पूछी जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए। अमृत से आप डायरेक्ट अमृत से इसको रिलेट कर लीजिए, अमृत यानी जल, और जल के लिए आपकी स्कीम लॉन्च की गई थी अमृत। उसके बाद बात करते हैं म्यूजियम ग्रांट। म्यूजियम ग्रांट जो स्कीम है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च की थी। तो यहाँ पे आपको सबका पता चलेगा, जो आपकी स्वदेश दर्शन है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने की थी, हरिदे स्कीम है जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने की थी, अमृत स्कीम भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने की थी, और जो आपकी म्यूजियम ग्रांट स्कीम है ये आपकी की थी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन फुल मून डे। फुल मून डे पे इनमें से कौन सा फेस्टिवल नहीं ऑब्जर्व या फिर देखा नहीं जाता? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो शहाब बारात है, भारत, बुद्धा जयंती या फिर रक्षाबंधन, ये सभी आपको फुल मून डे को बनाए जाते हैं। अब आप में से मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका ईद उल फितर करके आए हैं क्वेश्चन, जबकि
उनको लगा था कि ईद उल फितर फुल मून डे को बनाया जाता है, जबकि फुल मून डे को ईद उल फितर नहीं बनाया जाता। जो आपका ईद उल फितर, अगर मैं इसको गलत बोल रहा हूँ तो क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, तो ईद उल फितर शायद इसको यही बोला जाता है। ये आपका क्रेसेंट मून को बनाया जाता है। क्रेसेंट मून आपका कैसा होता है? क्रेसेंट मून मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। क्रेसेंट मून आपका होता है ऐसा, जिसके अंदर आपका मून जैसे कि अभी अभी आया है, और चमक बिल्कुल ख़त्म होने के बाद जो फर्स्ट मून आपको दिखता है काजू की शेप में, उसको बोला जाता है आपका क्रेसेंट मून, और इस दिन बनाया जाता है आपका ईद उल फितर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट्स है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। अब सबसे पहले तो आपके माइंड में मैप आ जाना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ कौन सी स्टेट्स आपका वो बॉर्डर शेयर करती है, कौन सी नहीं करती। तो इसके लिए भी हम चलते हैं डायरेक्ट अपने मैप के ऊपर। मैप के अंदर आप देख सकते हो ये आपका बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के साथ सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल अपना बॉर्डर शेयर कर रही है, मेघालय कर रही है, और यहाँ से ऊपर से आपका असम भी बॉर्डर शेयर कर रही है। यहाँ से आपका त्रिपुरा कर रही है, और नीचे आके आपका मिजोरम। तो ये स्टेट है सिर्फ आपकी वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये स्टेट आपकी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है। तो ऑप्शन के अंदर था आपका नागालैंड, तो नागालैंड यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल आपको कोई बॉर्डर शेयर नहीं कर रही। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए म्यांमार के साथ कौन कौन सी स्टेट्स आपको बॉर्डर शेयर करती हैं, तो म्यांमार के साथ आपकी करती हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। ये ऐसी स्टेट है जो कि आपका म्यांमार के साथ आपका बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ से आप देख सकते हो नेपाल के साथ कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती हैं, भूटान के साथ कौन सी बॉर्डर शेयर करती हैं, और चाइना के साथ कौन कौन सी स्टेट्स हमारी बॉर्डर शेयर करती हैं। तो ये थी आपकी इनको आप रिकॉल कर लेना माइंड के अंदर। अगर जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, कि बांग्लादेश के साथ आपका वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम ही आपका बॉर्डर शेयर करती है। और ऊपर से यहाँ से सिक्किम भी बॉर्डर शेयर करती, नहीं, बांग्लादेश के साथ नहीं करती, सिक्किम करती है आपके नेपाल के साथ और चाइना के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द टोम्ब चीनी का रोजा इज लोकेटेड इन। चीनी का रोजा कहाँ पे है, आपसे ये पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैक्सिमम हमको काफ़ी शिफ्ट्स में ये क्वेश्चन देखने को मिला था, जो सिलेक्शन पोस्ट का आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए चीनी का रोज़ा बनाया किसने था। चीनी का रोज़ा बनाया था आपका अफजल खान ने, जो कि कौन थे अफजल खान? अफजल खान थे आपके शाहजहाँ के वज़ीर। उन्होंने इसको बनाया था, और इसको आगरा के अंदर बनाया था। और इसकी खूबसूरती को देखकर शाहजहाँ भी चकाचौंध रह गए थे कि चीनी का रोज़ा इतना आलीशान उन्होंने बना दिया था। तो इसलिए ये फेमस है, और आगरा के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कुत्तानंद, एक सेकेंड, कुत्तानंद इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कुतानंद इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। ओके, कुतानंद है जो आपकी स्टेट ऑफ कर्नाटका में है, बिल्कुल सही है। कुतानंद एग्रीकल्चर सिस्टम फेवर्स राइस कल्टीवेशन बिलो सी लेवल। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और कुतानंद इज अ रामेसर साइट, तो कुतानंद आपकी रामेसर साइट नहीं है। तो ओनली ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनियन बजट 2021 अनाउंस द प्राइवेटाइजेशन ऑफ डैश पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड वन जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन द अपकमिंग फिजिकल ईयर 2021 एंड 2023। तो आपको पूछा गया है यूनियन बजट 2021 के अंदर दो बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन बोला गया था, और एक इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइजेशन के लिए अनाउंस किया गया था। तो ये तो आपका आंसर हो गया दो। लेकिन अगर आप इसके भी डीप जाना चाहें, वो दो बैंक कौन कौन से थे जिनको प्राइवेटाइजेशन के लिए बोला गया था, तो सबसे पहला था आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा था आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। इन दोनों बैंक को प्राइवेटाइजेशन के लिए अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2021 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज फरवरी मार्च 2021 बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड मेंस क्रिकेट टीम। तो ये तो अब शायद बच्चों को पता होगा कि जो आपका टेस्ट सीरीज हुआ था फरवरी मार्च 2021 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच, उसको किसने जीता था। तो उसको जीत लिया था हमारी इंडिया टीम ने। इंडिया ने 3-1 से सामने वाले इंग्लैंड को हरा दिया था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एग्जजरेटेड, एग्जजरेटेड क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को जब किया जाता है तो वो होता है आपका एग्जजरेटेड। द एग्जजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द डैश सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। जो आपकी जो इम्यून सिस्टम है
जो वो किसी चीज़ को लेकर, मान लो इन्वायरमेंट पे कोई चीज़ प्रेजेंट है, उसको बढ़ा चढ़ाकर आपको आपके इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट कर दे, तो आपको एलर्जी, आपको कुछ हो जाता है जिसको बोला जाता है आपका एलर्जी। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, अब कोई किसको धूल से एलर्जी होती है, धूल मतलब पार्टिकल्स जो सैंड के पार्टिकल्स जो हवा में घूम रहे हैं, वो अगर किसी को टच कर दे तो उससे उसको एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, जबकि वो कोई एलर्जी का पात्र नहीं है। सैंड से कैसे एलर्जी हो सकती है, सोचने वाली बात है। लेकिन किसी किसी का इम्यून सिस्टम कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर रिस्पॉन्स कर देता है उन चीज़ों को लेकर, तो उसको ही आपका एलर्जी बोली जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, सीएजी को आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। द सीएजी शैल ओनली बी रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑन द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, सीएजी को भी वैसे ही रिमूव किया जा सकता है जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। द सीएजी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट आफ्टर शी हैज सीज्ड टू होल्ड हिज आर ऑफिस। बिल्कुल, जब उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है सीएजी का, उसके बाद वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये भी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन थर्ड आपका हो जाएगा, तीनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन थर्ड, ए, बी एंड सी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विद रेफरेंस टू द लाइब्रेरी क्रिएशंस ऑफ लिटरेरी क्रिएशंस ऑफ एंशिएंट इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्ट? हमें बताना है इनमें से पेयर करेक्ट कौन सा है। अब यहाँ पे अगर आप आंसर की में देख रहे हो तो आंसर की में आंसर फोर्थ किया हुआ है, जो कि आप सभी याद कर लोगे कि जो मुद्रा रक्षा है ये आपकी की थी, किसने लिखी थी, विशाखा दत्ता ने। लेकिन वहीं पे अगर आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया कि मृच्छकटिका ये किसने लिखी है, तो वहाँ पे आप अटक जाओगे। कदम्बरी किसने लिखी है, मालवाका ने मित्रा किसने लिखी है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन चीज़ों को याद करना। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेना, मृच्छकटिका, मृच्छकटिका आपकी लिखी है शूद्रास ने, शूद्रका के नाम से थी ये। मृच्छकटिका आपकी लिखी है शूद्राके ने, शूद्राका, SHUDRAKA लिख लेना, जो लिख रहे हैं इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कदम्बरी आपकी लिखी है बाणभट्टा ने, और आपकी मालविका मित्रम ये बुक आपकी लिखी है कालिदास ने, और मुद्रा रक्षा तो आपकी लिखी है विशाखा दत्ता ने। तो इन चीज़ों को नोट डाउन करते रहना, हो सकता है ये क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में आपसे पूछे जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, हुज ऑटोबायोग्राफी इज द बुक बाय गोड्स डेक्री? गोड्स डेक्री के नाम से, बाय गोड्स डेक्री, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो गोड्स डेक्री आपकी बायोग्राफी, आपकी ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने खुद लिखी है, कपिल देव की है ये। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डैश अ परफॉर्मेंस बिगिंस विद द केलिकोटू कॉलिंग द ऑडियंस टू अटेंशन फॉलोड बाय द तोड़ायम। तो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। कथकली वो परफॉर्मेंस है जिसके अंदर आपको ऑडियंस को अटेंशन के लिए आपका तोड़ायम जो भी है ये किया जाता है। तो इसका हो जाएगा कथकली आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, हु एड्रेस द कांग्रेस एज प्रेसिडेंट इन 1887? Thus, this Congress is composed of the representatives not of any one class or community of India, but all of the different communities of India. तो ये आपकी की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये काफ़ी बार आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एसएससी के अंदर, क्योंकि एसएससी काफ़ी क्वेश्चंस को रिपीट करता रहता है। तो जिन्होंने भी टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी PDF वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम नेमली द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वॉज इन? PM किसान योजना जो आपकी लॉन्च की गई थी उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी कब बनाई गई है? तो फर्स्ट एनिवर्सरी उसकी बनाई गई है फरवरी 2020 में। यहीं से आपको पता होना चाहिए कि इसको लॉन्च कब किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था आपका 24 फरवरी 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, और 24 फरवरी 2020 को इसकी जो एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी, वो बनाई गई थी। PM किसान निधि के बारे में आपको और पता होना चाहिए कि PM किसान निधि के अंदर आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स मिलती है एक साल के अंदर, जिसका एक इंस्टॉलमेंट होती है आपकी 2000 की, और तीन इंस्टॉलमेंट हो जाती है आपकी टोटल 6000 आपको एक साल में PM किसान निधि के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है, जो कि अभी बढ़ाने की बात हो रही है शायद
इस साल से आपको शायद 3,000 पर इंस्टॉलमेंट मिलने। तो जो भी होगा वो देखा जाएगा। अभी तक के लिए आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है कि 2,000 अभी तक मिलता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में, और एक साल में 3 किस्त इसकी आती है, टोटल हो जाता है आपका 6,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल बरूनी किताब उलूद वॉज रिटन इन। अब इस क्वेश्चन को मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो गलत करके आए थे। अब जिसकी आंसर की मेरे पास है उसने भी इसको ऑप्शन 2 किया हुआ है, यानी तुर्किश किया हुआ है। तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। अल बरूनी जो किताब है वो लिखी गई थी अरेबिक भाषा में। किसने लिखी थी? अल बरूनी ने ही लिखी थी। और जो इसका अनुवाद किया गया था वो किया गया था आपका तुर्किश लैंग्वेज में, वो बाद में हुआ था। लेकिन इसने पूछा है वो लिखी किस लैंग्वेज में गई थी, तो वो लिखी गई थी अरेबिक लैंग्वेज में, और वो लिखी थी अल बरूनी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब यूनिट ऑफ एनर्जी आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे जिस बच्चे की आंसर की इसने सेलेक्ट किया ऑप्शन 2, जूल पर सेकंड, जबकि यूनिट ऑफ एनर्जी होती है आपकी जूल। अगर यहाँ इन्होंने यहाँ पे सेकंड लगा के सारा खेल पलट दिया। जूल पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जूल पर सेकंड आपकी यूनिट होती है पावर की, और एनर्जी की होती है ओनली जूल। और यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाती है किलोवाट पर हावर, 2 यूनिट होती है एनर्जी की। या तो आप बोल सकते हो किलोवाट पर हावर, या फिर आप बोल सकते हो ओनली जूल। अगर आपसे जूल पर सेकंड पूछी गई है तो जूल पर सेकंड हो जाती है आपकी पावर की। वोल्ट आपसे पूछी गई है, वोल्ट हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। और आपसे प्रेशर की पूछी गई है, पास्कल होती है आपकी प्रेशर की। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कोई भी चीज़ यहाँ पे गलत होने का आपका चांस इस बार नहीं होना चाहिए। तो तैयारी ऐसी करना कि इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए। कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना इस बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड इज। 51st जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है किसको मिला था? ये मिला था आपका रजनीकांत को, या तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एल्गी वुड जनरली नॉट बी फाउंड रिजाइडिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। स्टडी ऑफ एल्गी को कहा जाता है आपका फाइकोलॉजी, PHYCOLOGY, ये आपका होता है स्टडी ऑफ एल्गी। और स्टडी ऑफ एल्गी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स को लेके। दूसरा पूछा गया इनमें से किस जगह पे आपको एल्गी देखने को नहीं मिलेगी? मिट्टी में देखने को आपको मिलेगी, फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलेगी, ड्राई स्टोन में आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पाई जाती है गीली जगह पे। जहाँ भी थोड़ा बहुत वेट एरिया होगा वहाँ पे पाई जाएगी। अगर आपको ड्राई स्टोन बोल दिया तो यहाँ पे आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहीं पे अगर वेट वो स्टोन वो लिख देता तो वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती। वुड भी आपको थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, इसलिए एल्गी वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनलैंड स्ट्रीम्स विच डू नॉट ड्रेन आउट इनटू सी आर जनरली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इनलैंड जो स्ट्रीम्स है जो कि जो कि आपकी सी में जाके नहीं मिलती, वो जनरली किस एरिया में आपको पाई जाती है इंडिया के? तो वो आपकी पाई जाती है राजस्थान के अंदर। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज फेमस फॉर हर नोटेबल वर्क ऑन शुगर कैन एंड एग प्लांट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो आपके जनाकी अमल है, ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने प्लांट की ब्रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की थी। और शुगर केन और एग प्लांट के ऊपर भी इनकी डेडिकेटेड स्टडी अवेलेबल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनाकी अमल। और यहीं पे अगर वो पूछ लेता प्लांट ब्रीडिंग के लिए किस साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा योगदान है, तो उसमें भी आपका जनाकी अमल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च की थी। और जिसके लिए उन्होंने फिर शुगर केन एग प्लांट, तो वैसे आपकी प्लांट्स के ऊपर वो स्टडी करते थे मेनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ओज इट्स ओरिजिन टू आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल से आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट लिया गया था? तो ये था आपका 323A। इस आर्टिकल के अंदर क्या है? 323 आर्टिकल है जो मान लो आपकी कोई भी रिक्रूटमेंट हुई है, जैसे अभी यूपी पुलिस की रिक्रूटमेंट हुई थी या फिर यूपीएससी की जो भी रिक्रूटमेंट होती है, अगर उनके अंदर कोई भी वाद विवाद होता है तो वो आर्टिकल 323A के अकॉर्डिंग उसको स्टडी किया जाता है, उसको एड्रेस किया जाता है। तो आर्टिकल 323 हो गया आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट, जो कि आपका आर्टिकल में आता है 323A में। उसके बाद आपसे पूछा गया था 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पास्ड इन द ईयर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 42 अमेंडमेंट था क्या। आंसर देख के तो आप बोल दो कि 1976 में हुआ था, लेकिन 42 अमेंडमेंट क्या था?
42 अमेंडमेंट में काफ़ी वर्ड्स को ऐड किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे सोवरन, सोशलाइज, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इन वर्ड्स को आपको 42 अमेंडमेंट के अंदर ऐड किया गया था, इनको नोट डाउन कर लेना। सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सेकंड क्या है आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। इन वर्ड्स को यहाँ पे ऐड किया गया था 1976 के अंदर, आपका 42 अमेंडमेंट आया था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट और एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, सेंसस 2011 बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी लास्ट वीडियो सेंसस के ऊपर है जो कि हमने यूपी पुलिस के टाइटल से डाली थी। उस वीडियो को जरूर देख लेना, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक नेक्स्ट सेंसस नहीं आएगा तो सेंसस 2011 को तो आप माइंड में ऐसे सेट कर लो, उसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपसे स्किप बिल्कुल ना हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? सेकंड हाईएस्ट आपसे पूछा गया, सॉरी, सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट आपका किसके अंदर था? तो वो था आपका लक्षद्वीप के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई। इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट हम अपलोड करते रहेंगे धीरे धीरे और डेली की एक वीडियो आएगी। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आपके लिए वहाँ पे लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।